नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। अमिताभ ठाकुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया उन्होंने। नई पार्टी का नाम अधिकार सेना होगा। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर। सरकार से गतिरोध के चलते सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं। तो आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी बता रहे हैं। सरकार से गतिरोध के चलते लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले अमिताभ ठाकुर फिलहाल नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और अधिकार सेना इसका नाम रखा है। हम साथियों ने मिलकर अधिकार सेना नामक नए राजनीतिक दल के गठन का निर्णय लिया है। इस राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक आम नागरिक में इस भावना को प्रबल करना है कि संविधान और कानून प्रदत्त समस्त अधिकार मात्र और मात्र उन्हीं के हैं जिन्हें कार्यपालिका ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया है। पार्टी प्रत्येक वैधानिक और संवैधानिक तरीके से आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा और अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के खिलाफ जम के मुकाबला करने का प्रत्येक विधि सम्मत कार्य करेगी। चलिए, तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर से जानेंगे क्या कुछ खास होने वाला है इस पार्टी में। अमिताभ ठाकुर ने ऐलान किया है तौकीर कि वो नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। अधिकार सेना नाम रखा है। कितनी सफल होती नजर आएगी, अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं इस पार्टी से, और गठन का जो एक तरीके से कार्यकारिणी तय होगी वो क्या कुछ होने वाली है? अरे जेल नहीं रहे यार। देखिए, अमिताभ ठाकुर की बात की जाए, कभी जेल का है, अखिलेश सरकार में थी, इन्होंने मुलायम सिंह के खिलाफ मुकदमा दिखाया था, उसके बाद चर्चाओं में रहे। सीएम आवास के ऊपर इन्होंने धरना दे दिया था अखिलेश सरकार में। फिर उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, उसके बाद से लगातार उनका आरोप है अमिताभ ठाकुर का कि इनका शोषण हो रहा है, जबरन रिटायर का इनके ऊपर पंगा लगा। और फिर उसके बाद जबरिया रिटायर की इन्होंने अपने घर के आगे तख्ती भी लगाई थी। फिर उसके बाद जबरिया जेल उसके आगे लिखा इन्होंने, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये जेल भी गए थे और हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। और खास बात है कि जेल जब ये गए थे उसी के बीच में इनकी पत्नी जो एक्टिविस्ट है नूतन ठाकुर, उन्होंने इस पार्टी के गठन का ऐलान किया था। यानी कि 2021 में इस पार्टी का नाम दे दिया गया था कि जो अधिकार है ये जो पार्टी है ये बनाएंगे। फिलहाल इससे जुड़ने वाले लोगों की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर एक बड़ी फॉलोशिप है इनकी, अमिताभ ठाकुर की, और लोग इनकी बात को सुनते हैं। लेकिन एक राजनीतिक दल पर स्थापित होना कितना मुश्किल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो संविधान के ऊपर और मुद्दों के ऊपर बात करती है, वैसे ही अमिताभ ठाकुर भी इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं। अब देखना होगा कि इनसे जुड़ने वाले वो लोग कौन है। आईपीएस जो रिटायर्ड है वो आएंगे, उनके साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, जो अधिकारी है वो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो फिलहाल अभी थोड़ा समय देना होगा। सबसे बड़ी बात तौकीर ये है कि जिस दौरान से अमिताभ ठाकुर ने पार्टी का ऐलान किया है, ट्विटर पर काफी ज्यादा वो ट्रेंड भी कर रहे हैं और लोग कह भी रहे हैं कि वो जुड़ना चाहते हैं पार्टी के साथ में। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि सूबे के अंदर एक तबका तो जरूर है जो अमिताभ ठाकुर के साथ नजर आएगा। बिल्कुल, इसको कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर है, जब इनके साथ कुछ हुआ है, जैसे कभी ये जेल गए हैं, कभी पुलिस इनको उठाने आई है, कभी ये जीप में बैठाए जाते थे जबरन, तो जब वो इस तरह के वीडियोज इनके पोस्ट करते थे तो एक बड़ा हुजूम इनके पीछे नजर आता था, जो इनको कहता था कि ये गलत हो रहा है आपके साथ, आप सच बोलने वाले अधिकारी रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि राजनीतिक दल पर जब ये सामने आएंगे, एक नेता के तौर पर जब आएंगे, तो इनको समाज कैसे एक्सेप्ट करता है और वो लोग इनके साथ राजनीतिक दल के तौर पर जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते, तो थोड़ा वक्त देने वाली बात जरूर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तौकीर किदवई जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक तबका है जो अमिताभ ठाकुर के साथ हमेशा खड़ा नजर आता है, लेकिन वो तबका कार्यकर्ता के तौर पर तब्दील हो पाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर क्या? सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के करीबन 11 लाख ग्रामीण आवासियों का मालिकाना हक लोगों को सौंप दिया है। इस दौरान उन्होंने घर के मालिकाना हक दिलवाने वाले कागजात भी सौंपे। इसे घरौनी कहते हैं। स्वामित्व योजना के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीबन 10,81,062 ग्रामीण आवासीय घरों को डिजिटली माध्यम से उसका मालिकाना हक और उससे जुड़े दस्तावेज यानी कि घरौनी प्रमाण पत्र सौंपे हैं।
इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम भारत के संविधान के अनुरूप भारत के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस संकल्प के साथ घरौनी वितरण का ये काम भारत के लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज के इस कार्यक्रम के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के 34 लाख परिवार ऐसे होंगे जिनके पास अपनी जमीन का आवासीय पट्टा भी उन्हीं के नाम पर होगा। अब उत्तर प्रदेश में 34 लाख परिवार ऐसे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास अपनी जमीन का आवासीय पट्टा भी उनके नाम पर होगा और वह उसके नाम पर कोई भी अपना कार्यक्रम, व्यवसाय, बैंक से लोन लेने या लेन देन के कार्यक्रमों के साथ अपनी जमीन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से पूरे देश के अंदर अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, इसमें तकनीक भी है और इसमें हर गांव में रहने वाले व्यक्ति को उसकी जहां पर उसका मकान है, पुश्तैनी मकान है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मियां तेज हैं। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव तमाम विपक्षी नेताओं के साथ कल यशवंत सिन्हा के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव के लिए ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि वो यशवंत सिन्हा को विपक्ष के ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और सपा का तृणमूल कांग्रेस से बेहतर रिलेशन है। पिछले दिनों में देखने को मिला था किस तरीके से ममता बनर्जी खुद पहुंची हुई थी अखिलेश यादव के लिए प्रचार प्रसार करने चुनावों के दौरान। तो वहीं दूसरी तरफ बात अगर मायावती की पार्टी की जाए तो मायावती ने ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान कर दिया और ये ऐलान खुला ऐलान है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान किया कि हमने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया है। मायावती ने एनडीए कैंडिडेट के समर्थन को लेकर उठाए जा रहे सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला ना तो बीजेपी या एनडीए के पक्ष में ना ही विपक्ष के विरोध में लिया। मायावती ने यह भी साफ किया है कि हमने ये फैसला अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया है और इन वर्गों का हित एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान बीएसपी के लिए सर्वोपरि है, जिसके लिए हमारी पार्टी कभी भी किसी से कोई समझौता कतई नहीं करती है तथा वर्तमान समय में इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोचकर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। अंत में अब मैं अपने आदिवासी समाज की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए अपनी पार्टी का वोट देने का ऐलान करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। तो मायावती ने खुला ऐलान कर दिया और सीधे तौर पर यह एनडीए की एक रणनीति का हिस्सा भी था, जिस दौरान द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया जा रहा था। वो चाहती थी कि ऐसी जो तमाम पार्टियां हैं, जो दलित पक्षधर हैं और जो आदिवासियों की पक्षधर हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति की पक्षधर हैं, वो द्रौपदी मुर्मू के नाम के साथ में सहमत हो जाएं। और मायावती ने पहला स्टैंप लगा दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम रजा, जो कि सपा के प्रत्याशी हैं और आजम खान के काफी करीबी भी,
मतगणना को लेकर चुनाव आयोग से अपील करते नजर आए हैं। आसिम रजा का कहना कि निष्पक्ष मतगणना के लिए अगर आपको थोड़ा और समय चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन मतगणना निष्पक्ष होनी चाहिए। मतगणना को आगे बढ़ाएं, मतदान के दौरान हुई घटनाओं की जांच कराएं। आसिम रजा ने कहा कि बाहरी हस्तक्षेप के उन्होंने विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि विधानसभा मतगणना में मंडलायुक्त की मौजूदगी के चलते ही समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा था। उन्होंने कहा कि सुकून और शांति के साथ मतगणना होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रामपुर में जिस तरह मतदान हुआ ये आप सब लोगों ने देखा, जिस तरह लोगों की हड्डियां तोड़ी गई, उन पर डंडे बरसाए गए और मतदान स्थल तक जाने से उन्हें रोका गया। गली गली मोड़ मोड़ पर पुलिस खड़ी हो गई और लोगों को जाने नहीं दिया और मतदान को प्रभावित किया गया। ये बड़ा दुखद हुआ और ये इतिहास में एक अजीब और गरीब घटना है कि जब लोगों को अपने मताधिकार इस्तेमाल करने से रोका गया। अब मतगणना होना है। हमारी चुनाव आयोग से ये डिमांड है कि अगर निष्पक्ष मतगणना के इंतजाम में कोई देरी हो सकती है तो वो मतगणना के कार्य को आगे बढ़ा दें और कल के मतदान की पूरी घटना की भी निष्पक्ष जांच कराएं। यदि मतगणना 26 जून को ही होती है तो हम चुनाव आयोग से भी डिमांड करते हैं और यहाँ के अधिकारियों से भी डिमांड करते हैं जनपद के कि कल की मतगणना बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का अगले महीने वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। उसके पहले आज शनिवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों के साथ ही स्थल निरीक्षण करने के साथ ही बैठक भी करेंगे। वाराणसी में मौजूदा समय में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की तारीख 30 जून सुनिश्चित हुई है। इसमें अक्षय पात्र योजना के तहत 25,000 स्कूली बच्चों के मेगा किचन सहित कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम चल रहा है। जिला प्रशासन के अफसरों ने बताया है कि मुख्यमंत्री सभी प्रोजेक्ट्स का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो फैसला करेंगे कि किन किन प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण होना चाहिए। फिलहाल जिला प्रशासन ने 1500 करोड़ से ज्यादा की 50 परियोजनाओं की सूची तैयार की है। धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं वाराणसी से। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सीएम योगी आदित्यनाथ खुद स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद सूची तैयार होगी कि आखिरकार किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाए, यानी कि वो जनता के सुपुर्द कर दी जाए। देखिए पूजा, लगभग ऐसी 150 परियोजनाएं चल रही हैं जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी भी कर ली है। कुछ परियोजनाएं जिसका लोकार्पण और कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों होना है। तो जो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में है, जैसे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उनका है 25,000 स्कूली बच्चों के लिए मेगा किचन सहित प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, ये अक्षय पात्र योजना के तहत। तो इस चीजों का बारीकियों से मुख्यमंत्री स्वतः पहुंच रहे हैं लगभग शाम 6 बजे और इसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और जो योजनाएं चल रही हैं इसको जो है वो जाके जांचेंगे, परखेंगे। वह अधिकारियों के साथ जो 50 योजनाएं हैं 1500 करोड़ की प्रस्तावित, जिला प्रशासन ने उसका मैप तैयार किया है, उसको लेके वो बैठक करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं, कौन कौन से तरीके से सूचीबद्ध किया है और किन प्रोजेक्ट, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जो चल रहे हैं, जो मूर्त रूप से डेडलाइन जारी की गई है। ये 30 तारीख तक जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो पूर्ण कर लिए जाए, जो प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन होना है। और जो 50 प्रोजेक्ट हैं जिसका लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा, उसको लेके पूरी तैयारी। तो कहीं न कहीं पूरे खाके को लेकर मुख्यमंत्री इसको लेकर बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन आला अधिकारियों के साथ। उसके बाद वो स्थलीय निरीक्षण के लिए निकलेंगे। प्रमुख रूप से खिड़किया घाट, जो नमो घाट के नाम से प्रसिद्ध है, उसका भी उद्घाटन होना है। कई ऐसे प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री के हाथों जो उद्घाटन होने हैं और जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री का संभावित दौरा है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के योगी 2.0 सरकार बनने के बाद पहला दौरा उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री का प्रस्तावित है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री कहीं से किसी प्रकार की कोई चूक नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और पूरी तरह से उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जी ठीक है, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी धर्मेंद्र, और जनता भी जानना चाहेंगी कि ग्राउंड जीरो पर आखिरकार कितनी परियोजनाएं हैं जिनको कह सकते हैं कि वो 30 जून तक लगभग पूरी हो जाएंगी। लगभग पूजा देखिए 40 से 50 ऐसी परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री की चल रही हैं लगातार, जिसका उन्होंने लोकार्पण 2021 में किया था। अब वो मूर्त रूप से
एकदम तैयार हो चुकी हैं और लगभग 30 जून तक वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगी। पहला तो मैं पूजा बताना चाहूंगा, जैसे खिड़किया घाट नमो घाट जो है, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब वो उद्घाटन के लिए इंतजार है प्रधानमंत्री के हाथों। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के हाथों कई ऐसे फायर स्टेशन हैं और कृषि अनुसंधान केंद्र के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन होने के लिए तैयार पूर्ण रूप से हो चुके हैं, जिसका खाका पूरी तरफ से जिला प्रशासन ने तैयार कर दिया है। आज वो मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करेगा पूरी तैयारियों के साथ, और पूरा जो रोड मैप है उसको बना लिया गया है। पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। धर्मेंद्र चौबे जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री खुद अपनी सरकार बनने के बाद पहली बार वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तहत ये दौरा सुनिश्चित हुआ है और प्रधानमंत्री योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद पहली बार वाराणसी का रुख करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। बीजेपी आज देश भर में आपातकाल की तारीख को काले दिवस के तौर पर मना रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के समय देश के क्या हालात हैं, पहले सरकार को उसे देखना चाहिए। आपातकाल के समय फिर भी आम जनता को राहत थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने सभी पर बंदिशें लगाने का काम किया है। बीजेपी को काला दिवस मनाना ही चाहिए, क्योंकि इंदिरा जी हिम्मती थी। देश के उस समय जो हालात थे उसको देखते हुए उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया। इंदिरा जी ने छिपके कुछ नहीं किया, लेकिन जो इस समय अघोषित आपातकाल चल रहा है इस देश में, कई सरकारें तोड़ी गई, पैसे दे के सरकारें बन गई। अभी महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो सबके सामने है। असम में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है असम की सरकार को, ये सबने देख लिया। जो गौरी लंकेश के साथ हुआ, जो जज लोहिया के साथ हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को बाहर आके सरकार के खिलाफ बयान देना पड़ा। 27 जून को उत्तराखंड कांग्रेस अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन करने जा रही है। दिल्ली से देहरादून लौटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी का कहना है कि ईडी का मुद्दा अब छोटा मुद्दा है, लेकिन देश में अग्निपथ योजना के नाम पर युवाओं का भविष्य खराब करने की तैयारी हो रही है, जिसका विरोध होना ही चाहिए और ये बेहद जरूरी है, जिसके लिए 27 जून को सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा। तो हम सत्याग्रह कर रहे हैं पूरे राज्य में, इवन आप कहें तो पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि राष्ट्र को खतरा है। हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने ये बात कही कि ईडी और सीबीआई पे ध्यान ना दें, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, खाली मेंटल हैरेसमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो असली चीज़ इस समय है वर्तमान में, वो है जो राष्ट्र की आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा को खतरा है, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खतरा है, इसको आप लोग लें और ये अहिंसात्मक होना चाहिए। इसलिए सत्याग्रह के रूप में हम अपना विरोध दर्ज करने जा रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में जल्द ही सेवा योजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी की तरह भी काम में लाया जाएगा। प्रदेश के सेवा योजन मंत्री सौरभ बहुगुणा का साफ तौर पर कहना है कि विभाग के पास प्रदेश भर में बेरोजगार पंजीकृत हैं। ऐसे में हम बाहरी एजेंसियों से युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं, जिसकी प्रक्रिया काफी लंबी होती है। हमारी कोशिश है कि अब सेवा योजन विभाग के माध्यम से अन्य विभागों में कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम किया जाए, जिसका प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। आपको बता दें कि जिस दौरान सेवा योजन विभाग का जो मसला है वो विधानसभा में उठा था, उस दौरान भी सौरभ बहुगुणा ने ये कहा था कि सेवा योजन विभाग को आउटसोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको बताया सबसे बड़ी मेरी जो कोशिश थी वो थी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाया जाए, क्योंकि 1992 के बाद से कभी भी आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में काम नहीं किया है सेवा योजन ने। और मेरा मानना है कि हमारे पास 23 ऑफिसेज थे, हमारे पास लोगों की स्ट्रेंथ है, हर जिले में हमारे पास एक ऑफिस है, 8.5 लाख युवा उसमें पंजीकृत है, तो हमें आउटसोर्सिंग होना चाहिए था। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जब मैंने उनके समक्ष ये बात रखी तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव उनका आउटलुक रहा है और बहुत जल्द हो सकता है कि हम कैबिनेट में लेके आएंगे इसको और इसको आउटसोर्सिंग एजेंसी बनवाएंगे, ताकि जो उत्तराखंड में जितने भी विभागों में जो खाली रिक्त पद पड़े हैं उनकी जो अब भर्ती होगी वो सेवा योजना के द्वारा करी जाएगी। तो वहीं हरिद्वार में पिछले स्नान पर्वों को देखते हुए आगामी कांवड़ मेले में भी भारी भीड़
उमड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। इस चुनौती से निपटने के लिए हरिद्वार के सीसीआर भवन में प्रशासन और होटल धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों की बैठक की गई और उनसे सुझाव भी मांगे गए हैं। बैठक के दौरान व्यापारियों ने बैटरी रिक्शा और टेम्पो के कारण लगने वाले जाम, ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसी कई समस्याओं से रूबरू कराया। व्यापारियों ने यह भी बताया कि आगामी कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में लगने वाली परेशानी जाम जो है वो परेशानी का सबब बन सकती है, इसलिए मेले से पहले इस समस्या से निजात पाना बेहद जरूरी है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत।